Hello students, how are you? I hope you will be fine there, and I welcome you at Apex Classes EduTech digital platform. Myself Lakshman Singh Rao, your English educator. मित्रों, जैसा कि हम अपने इस कार्यक्रम को बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे हैं, आपके रेस्पॉन्स भी बढ़िया आ रहे हैं। तो रेनबो सेक्शन में हमने पोइट्री को बहुत अच्छे तरीके से किया। इसी में जो चैप्टर्स है उसी में लेसन नंबर 2, देखिए इंसान को किस चीज़ की जो बेसिक नीड्स होती है उसमें रोटी, कपड़ा और मकान, ये उसकी बेसिक नीड्स है, आधारभूत मूलभूत आवश्यकताएं। यानी आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत रहती है कि हाँ ये तो चाहिए ही, रोटी, कपड़ा, मकान, मतलब पानी उसी में आ गया रहने के लिए। और हमारे बुज़ुर्ग जो भी है उन्होंने भी हमेशा इन बातों पर बहुत अच्छे तरीके से महत्व दिया है। लेकिन जनरली होता क्या है कि हम अपनी जो प्राचीन परंपराएं हैं उसको किस प्रकार से भूलते हुए जा रहे हैं, उसको लेकर के भी तो उसी से संबंधित कि जो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी, तो क्या उसमें ऐसा क्या अंतर, एक प्रकार से पीढ़्यांतर, एक प्रकार से जनरेशन गैप, उसको बहुत बढ़िया तरीके से व्यक्त किया है। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि हम किस प्रकार से ध्यान रखें। तो उसी को लेकर के आज जो हमारा लेसन नंबर 2 है, देखिए अ रूम 10x8, मकान में कमरा जो है उसकी साइज को लेकर के के.एस. दुग्गल, करतार सिंह दुग्गल ने बहुत ही बढ़िया, पंजाबी राइटर है, हिंदी में भी लिखते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, इनका बहुत बढ़िया तरीके से इनके लिखने का अंदाज है। 500 से अधिक इन्होंने काफ़ी ऐसे संस्मरण लिखे, साथ इस प्रकार से उन्होंने ऐसी रचनाएं और भी लिखी है। 10 रचनाओं में उनके नोवेल वगैरह इस टाइप्स के काफ़ी रचनाएं हैं। तो 10x8 जो रूम की साइज है उसको लेकर के ये इसका टाइटल जो दिया गया है और बहुत बढ़िया तरीके से ये व्यक्त किया गया है, काफ़ी रुचिकर है। पूरा आप बने रहिए और साथ ही साथ लाइक, शेयर ये तो करना ही है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए रूम 10x8 के.एस. दुग्गल, पढ़ते हैं इसी के पार्ट फर्स्ट में। शुरुआत के तौर पे आपको हिंदी ट्रांसलेशन, पहले स्टोरी बताऊंगा, वर्ड्स की मीनिंग चलेगी और हम आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले कहानी में जनरली आपको बता देता हूं, तो उससे पहले राइटर के बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए, जो उन्होंने किस प्रकार से। तो के.एस. दुग्गल जो है, के.एस. दुग्गल अबाउट द राइटर, जो लेखक के बारे में, के.एस. दुग्गल इज रिनोड इंडियन राइटर। ये एक प्रसिद्ध, फेमस है, ये काफी जाने माने, प्रसिद्ध, फेमस, रिनोड इंडियन राइटर है, हु राइट्स इन इंग्लिश एंड पंजाबी विथ इक्वल ईज। इंग्लिश में लिखते हैं, पंजाबी में लिखते हैं, दोनों में बहुत सरलता से। के.एस. दुग्गल, करतार सिंह दुग्गल, ही इज वर्सेटाइल, बहुआयामी, बहुमुखी प्रतिभा के जो धनी होते हैं तो उनमें उनकी भी गिनती होती है। एंड प्रोलिफिक, काफ़ी प्रसिद्ध राइटर है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। साथ ही साथ बहुत ही विस्तृत रूप से उन्होंने कई रचनाएं लिखी है। एज एन ऑथर इज आउटपुट इज इमेंस एंड वैल्यूबल। लेखक के तौर पे इन्होंने जो भी इनका जो आउटपुट है, कहने का जितनी भी रचनाएं इन्होंने, चाहे वो शॉर्ट स्टोरीज में 500 लिखी है, चाहे 10 नॉवेल्स की बात हो,
और 50 शॉर्ट प्लेज की बात हो, 7 प्लेज बिसाइड सेवरल वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड जो है उसको लेकर के भी तो इन्होंने बहुत बढ़िया लिखा और उसका जो आउटपुट है वो बहुत ही इमेंस, बहुत ही अच्छा उस पर उसका प्रभाव है, बहुत ही विस्तृत और बहुमूल्य रचनाएं हैं इनकी। तो अत्यधिक रूप से बहुत ही अत्यधिक, बहुत विस्तृत, बहुत ही बहुमूल्य इन्होंने रचनाएं लिखी है। ही हैज़ पेन मोर देन 500 शॉर्ट स्टोरीज, 500 शॉर्ट स्टोरीज लिखी है इन्होंने, बहुत बड़ी बात होती। 10 नॉवेल्स, उपन्यास भी 10 है, 50 शॉर्ट प्ले है, नाटक लिखे हैं इन्होंने, 7 प्ले बिसाइड्स सेवरल वर्क्स इसके ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसमें साहित्यिक आलोचना जो होती है, साहित्यिक समालोचना, लिटरेरी जो क्रिटिसिज्म उसको लेकर के, एंड 2 वॉल्यूम्स ऑफ वर्स एंड हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? एक होती बायोग्राफी, एक ऑटोबायोग्राफी। तो देखिए, ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, बायोग्राफी होती है जीवनी। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, बायोग्राफी जीवनी। आत्मकथा रिटन बाय हिमसेल्फ, स्वयं के द्वारा, जो हम स्वयं लिखते हैं अपने बारे में वो आत्मकथा, और हम किसी दूसरे के बारे में उसकी जीवनी को लेकर के लिखते हैं वो होती है जीवनी, बायोग्राफी। ये थोड़ा सा फर्क है। ही इज अ रिस्पेक्ट ऑफ सेवरल प्रेस्टिजियस, तो इनको बहुत सारे प्रतिष्ठित, प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित, सेवरल यानी कई प्रतिष्ठित इनको पुरस्कार मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं। एंड ऑल्सो बीन डेकोरेटेड विद पद्म भूषण, पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। पद्म भूषण हमारे जो सम्मान होता है, पद्म का अर्थ होता है कमल, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये उसी प्रकार से तो इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। इन्होंने ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, बहुत सारी रचनाएं जिसमें शॉर्ट स्टोरीज, नॉवल, शॉर्ट प्लेज, वर्स, उन्होंने वॉल्यूम के रूप में, संस्करण के रूप में, इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी संकलन कार्य किया है। और पंजाबी और इंग्लिश में बहुत ही इजी वे से लिखते हैं। KS दुग्गल, करतार सिंह दुग्गल। तो ये अबाउट द राइटर को लेकर के। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो कहानी है उसको लेकर के मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। पहले हम चलते हैं इधर। देखिए 10/8 की जो बात हुई है, इसमें कौन कौन है उसको लेकर के देखिए। इस पार्ट में सबसे पहले एक तो मिस्टर मलिक, और इनकी जो वाइफ है, पत्नी है, मिसेज मलिक। ठीक है, पति पत्नी, ये हस्बैंड वाइफ। और इनके एक सन, पुत्र है, नाम उसमें लिखा नहीं है। पुत्री है, उसका भी नाम नहीं लिखा है। डॉटर भी है इनके। फिर इस पुत्र की जब शादी हो जाती है तो इनके कहने का अर्थ डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू, तो एक डॉटर इन लॉ भी इनके। और आर्किटेक्ट की बात हुई है, जो वास्तुशिल्पी होता है, नक्शा नवीशादी शिल्पकार, जो उसका रोल भी है। और मेन रोल में अपने ये जनरली ये यहाँ पर व्यक्त किए गए हैं। हालांकि देखा जाए तो स्टोरी में मिसेज मलिक का सबसे बड़ा रोल बताया गया है, मिसेज मलिक का। अब जो मिस्टर मलिक हैं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, इनके नौकरी है, ये एम्प्लॉय है। मलिक घर के कार्यों की देखरेख करती है। पुत्र, बाद में ऐसा बताया गया कि वो ऑफिस वगैरह जाता है, लेकिन मेंशन ये नहीं किया गया है कि क्या काम करता है वो, केवल ऑफिस का वर्णन हुआ है। पुत्री उसकी वो शादी कर देते हैं, और डॉटर इन लॉ
पुत्र वधू जो पुत्र की जो पत्नी है वो भी घर का काम ही करती है। अब हम वास्तव में देखते हैं कि 10/8 से क्या रिलेटेड इनका। तो इस टाइप का जो एक स्टोर रूम है ना, इस टाइप से, तो यहां पर मिस्टर मलिक और मिसेज मलिक ये रहते कहाँ हैं? दिल्ली में। ये दिल्ली में रहते हैं और पॉश कॉलोनी में, आलिशान कॉलोनी में, अभी तो किराए पर रहते हैं, ऑन रेंट। मिस्टर और मिसेज मलिक अभी किराए पर रह रहे हैं और पुत्र के साथ में रह रहे हैं। शादी अभी उस पुत्र की अभी नहीं हुई है। लेकिन इसमें एक और रोल है कि मिस्टर मलिक की जो मदर है वो भी इसमें है, और कहने का अर्थ मिसेज मलिक की क्या हो गई? मदर इन लॉ, सास। ठीक है। अब दिल्ली में ये रहते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रांसफर वाली। प्रश्न भी कई बार पूछा गया इसको लेकर के। ये सिक ऑफ ट्रांसफर, कहने का अर्थ है बार बार ट्रांसफर हो जाती है, स्थानांतरण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि न केवल इनको मकान चेंज करना पड़ता है, बल्कि साथ ही साथ बच्चों के स्कूल को भी चेंज करना पड़ता है। जैसे दिल्ली से बाहर कहीं ट्रांसफर होगी तो वहां उनको जाना है, विद फैमिली जाते हैं, बच्चों की स्कूल जो वापस टीसी लो, वहां से वापस जाओ, और वापस जब दिल्ली आते हैं तो वापस ये समस्या इनके लिए बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई है, ट्रांसफर वाली। इसमें एक प्रश्न भी बनता है, पूछा भी गया है। अब ये जो समस्या थी तो धीरे धीरे क्या हुआ, अभी इनका दिल्ली में ट्रांसफर हुआ तो इन्होंने एक पोस्ट कॉलोनी में प्लॉट ले रखा था, आलिशान कॉलोनी में एक प्लॉट ले रखा था। तो मिस्टर मलिक और मिसेज मलिक ने सोचा कि क्यों ना अब खुद का मकान बना दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने तैयारियों जो भी थी तो उसी को लेकर के उन्होंने किससे बात की है? आर्किटेक्ट को बुलाया गया, और जो भी टेबल है वहां पर नक्शा पड़ा है, जो भी उनका मैप होता है वो मैप वहां पे है उनके पास में। कहने का अर्थ जो भी वास्तु से रिलेटेड वो नक्शा था, और जो भी प्लान है, ड्राफ्ट प्लान जिसको हम कहें, उनका जो भी ड्राफ्ट प्लान था वो नक्शा उनका पड़ा है, उस पर ये विचार विमर्श कर रहे हैं। तो मिसेज मलिक बात कर रही है किससे? आर्किटेक्ट से। और मिस्टर मलिक जो है वो यहाँ पास में ही है, लेकिन वो पास के, ये किराए के मकान में रहते हैं तो पास के कमरे में वहाँ पे फोन पर, टेलीफोन पर उनकी बातचीत चल रही है। मिस्टर मलिक बात कर रहे हैं टेलीफोन पर और मिसेज मलिक बात कर रही है आर्किटेक्ट जो बुलाया गया है, वास्तुशिल्पी, कि घर का जो कौन सा कमरा किधर होगा, रसोई किधर होगी, चौक कैसे रखना, ये सब चीज़ें प्लान बन रही है। अब मिस्टर मलिक जब बिजी है फोन पर, लेकिन उनका भी ध्यान इधर ही है कि मिसेज मलिक और शिल्पी के बीच में, कहने का वास्तुशिल्पी के बीच में, आर्किटेक्ट के बीच में क्या बातचीत हो रही है। दे वर डिस्कसिंग अबाउट देयर हाउस, प्लानिंग ऑफ द हाउस। तो उस प्लान पर वो बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मिसेज मलिक कहती है आर्किटेक्ट को, और वो तीसरी बार दोहराती है, कितनी तीसरी बार कह रही है, कई बार उसने इसका मेंशन किया। वो कह रही है कि जो किचन का एडजेसेंट रूम है, यानी एडजेसेंट रूम मीन्स नेक्स्ट, नियर टू, जो पास वाला, रसोई के पास वाला जो कमरा है उसकी साइज क्या होनी चाहिए? 10/8 की होनी चाहिए, 10/8 होनी चाहिए। मिसेज मलिक ने जोर दे करके कहा कि इस कमरे की साइज 10/8 होनी चाहिए। जैसे ही कहा कि 10/8 होनी चाहिए, आर्किटेक्ट ने कहा कि 10/8, तो ये तो ऐसे तो स्टोर रूम टाइप का है। तो उसने कहा कि हाँ, बाद में स्टोर रूम ही बनाना है, अभी तो हम कमरे के रूप में यूज करेंगे। ध्यान दें यहाँ पे, यहीं से
कि अभी तो हम कमरे के रूप में यूज करेंगे, लेकिन जैसा कि आपको पता है मेरी जो मदर इन लॉ है वो कैसी है, इनफर्म है, मतलब बूढ़ी है और कमजोर है। तो वो कहना क्या चाहती है, तो वो आर्किटेक्ट समझा नहीं कि ये कहना क्या चाहती। तो उसने वापस पूछा, तो उसने धीरे धीरे से हिचकिचाते हुए पूछा था, लेकिन वापस वो कह रही है कि जैसा कि आप जानते हैं मेरी जो सास है, मदर इन लॉ है, सी इज़ वीक एंड इनफर्म, काफ़ी वो कमज़ोर हैं, बूढ़ी भी है, और कभी भी उनके बाद में कहने का अर्थ हो गया उनकी मृत्यु के बाद में वी विल यूज एज अ स्टोर रूम, कि इस कमरे को हम फिर स्टोर रूम के रूप में यूज करेंगे। कब? कि सास की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद में। अब देखो उसने क्या सोचा है कि सास की मृत्यु के बारे में पहले से सोच लिया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इससे काफ़ी मैसेज गलत भी जाता है, क्योंकि हालांकि दुनिया में इस संसार में आया उसको जाना ही है, ये एंट्रेंस और एग्जिट्स तो होते रहते हैं, 7 एजेस ऑफ मैन में पढ़ा ही है हमने, लेकिन थोड़ा हमारे को भी उसमें सेंस रखना है। तो ये चर्चा चल ही रही थी, मिस्टर मलिक भी आ गए, उन्होंने कहा ये रूम है वो 10 बाई 8 का होना चाहिए। उसने कहा ये तो स्टोर रूम है, तो क्या हाँ चलो इस रूप में ही। अब क्या हुआ, ये तो प्लान इनके जो भी नगर निगम है अप्रूव कर, इन्होंने अगर नगर निगम को अपनी तरफ से फाइनल कर दिया, नगर निगम को भेज दिया ताकि वो वहाँ से वेरीफाई आदि करे, अप्रूव कर दे। नगर निगम ने स्वीकृति दे दी कि मकान आप अपना बनाना शुरू कीजिए। इस दौरान क्या हुआ कि जब मकान बनता उस समय बन रहा था, उसमें मिसेज मलिक क्या करती थी, हमेशा जो भी साइट थी, कहने का अर्थ साइट मतलब निर्माण स्थल, जो मकान का निर्माण स्थल था उस निर्माण स्थल पर वो जाती और वहाँ पर जो भी लेबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मटेरियल सही यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छा प्लास्टर हो गया तो पानी का स्प्रे करना है, ये काम करना। साथ ही साथ जो वहाँ पे नेबर्स थे और उनके साथ में उसने बहुत ही पोलाइट बिहेवियर के माध्यम से उनको काफ़ी फ्रेंडशिप कर ली, और इस प्रकार से काम चलता रहा। इन समर, इन रेनी और विंटर, कोई भी मौसम हो वो वहाँ पे जाती थी, सबसे पहले निर्माण स्थल पर पहुँच जाती और सबसे लास्ट में वापस घर जाती, कभी छाता लेकर के, कभी बिना खाना खाए वगैरह, विदाउट ईटिंग, विदाउट ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग का अर्थ मतलब वाटर, पानी आदि की बात कर रहा हूँ। तो बिना पानी के, बिना खाना खाए उसने वहाँ पर अपना पूरा तन मन से उसने पूरी सेवा दी। अपना मकान बन रहा बड़ा विथ इंटरेस्ट, बहुत ही बढ़िया उसने रुचि लेकर के कार्य और स्थल पर जाती और ध्यान दिया। अब क्या हुआ, इसी दौरान क्या होता है कि उनका जो ट्रांसफ़र है वो तो बाहर हो ही जाता है, लेकिन उसने कहा कि अपना खुद का मकान बन जाए तो फिर बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मलिक अकेले चले जाएंगे और वह है वो अपनी सास के साथ में और बच्चों के साथ में यहीं रह जाएगी खुद के मकान में। लेकिन अभी मकान में रहना शुरू नहीं किया है, ये ध्यान दें, मकान बन रहा है उधर। तो उसी दौरान क्या है कि मिस्टर मलिक की ट्रांसफ़र हो जाती है, वो बाहर चले जाते हैं। अब उनको इस रूप में जाने की तो आवश्यकता रही, लेकिन जैसे भी उन्होंने किराए में उस रूप में रहे। और फिर क्या हुआ कि ऐसी स्थिति में धीरे धीरे मकान ये तो बन ही रहा था, जैसे निर्माण कार्य पूरा हुआ वहाँ पर सरकार ने इस मकान को अधिग्रहित कर लिया। और सरकार ने अधिग्रहित कर लिया, उसका कोई कारण रहा होगा, वो मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। मिसेज मलिक ने बहुत ही जिस रूप में उसने तैयारियां की थी कि जो फर्नीचर मकान में लूँगी वो सब नया फर्नीचर होगा, पुराना तो एक टुकड़ा भी, पीस ऑफ वुड, कोई भी एक लकड़ी का टुकड़ा भी मैं पुराना यदि होगा तो वो मकान में नहीं ले जाऊंगी, सब कुछ नई चीज़ें। इतना उसने प्लान बना रखा था, जो भी उसकी पेंटिंग वगैरह का आदि जो भी डूइंग अप करना था उसके लिए।
तो सब कुछ तैयारियां थी, लेकिन सरकार ने अधिकृत कर लिया। तब बड़ी गुस्से में हुई, एंगर। लेकिन मिस्टर मलिक ने बताया कि हमारे को सरकार है वो अच्छा इसमें किराया देगी, और जब ये सुना कि यहाँ किराया मिलेगा तो वो थोड़ी शांत हो गई। और दूसरी बात, उनकी ट्रांसफ़र उधर हो गई, तो वो सोचा कि चलो अभी तो रहना नहीं पड़ रहा, चलो चले जाते हैं, किराया तो आ रहा है इस रूप में। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब ये चीज़ें चल रही थी, क्योंकि जो प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं, प्राइवेट जो किराएदार होते हैं, वो थोड़े काफ़ी समस्याएं पैदा करते हैं, टाइम पर किराया नहीं, बहुत सारी उनकी कंप्लेंट्स होती है, शिकायतें होती है, आज ये वो। जबकि जो सरकार है वो टाइमली है, वो जो भी किराया है वो अकाउंट में डाल देगी, ये भी उनकी थिंकिंग थी। और साथ ही साथ किसी प्रकार की कोई कंप्लेन नहीं, शिकायतें वगैरह नहीं, जो भी होता है, मान लीजिए कोई रिपेयरिंग का काम होता तो वो करवा लेते हैं, इस टाइप से उनको टेंशन फ्री थे। तो इस प्रकार से वो कार्य चल रहा था। अब उस दौरान क्या है कि इनकी जो बेटी है उसकी शादी हो गई, उसकी शादी कर दी गई, और इस प्रकार से कार्य चल रहा था। अब कार्य चल रहा था, ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि काफ़ी समय व्यतीत हुआ, तो उसके बाद में जो ये मदर इन लॉ है, क्योंकि मकान तो बन गया है, मकान तो बन गया था, अब उनके जो शिफ्टिंग का काम बाकी था, ठीक है। लेकिन बीच में इस समय ये जो समय है, उनके ट्रांसफ़र बाहर हो जाना, उधर बेटी की शादी हो जाना, बेटे की शादी बाकी है अभी, और तभी क्या है, मदर इन लॉ जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, मदर इन लॉ की मृत्यु हो जाती है। और ये जो सन है इसकी शादी हो जाए, ये वो सोचते थे मिस्टर मलिक कि मैं रिटायर हो जाऊं, उससे पहले यदि इसकी शादी कर दूं तो बढ़िया रहेगा। और ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, धीरे धीरे समय अनुसार वो बेटे की शादी करते हैं। घर पे कौन आ जाती है, डॉटर इन लॉ, पुत्रवधू आ जाती है। तो पुत्रवधू आते ही सास कौन बन गई, मिसेज मलिक सास बन गई, और इसकी सास चली गई, उसकी तो डेथ हो गई। जबकि स्टोर रूम किसके लिए सोचा है, इसके लिए सोचा है, 10/8 वो रूम इसके लिए सोचा था। अब होता क्या, यही तो इसमें है। अब इसको लेकर के फिर क्या होता है कि ये डॉटर इन लॉ आ गई, इधर क्या होता है, पुत्र की शादी हो गई, और उसके बाद में पुत्री की शादी तो वैसे उन्होंने कर दी थी पहले। समय बीता, इन्होंने जो भी तैयारियां तो काफ़ी कुछ किया, तभी क्या होता है, मिस्टर मलिक की रिटायरमेंट तो हो ही जाते हैं, रिटायर भी हो जाते हैं, और कुछ समय बाद में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन वो अपने मकान में, खुद के मकान में शिफ्ट नहीं हो पाए, एक दिन भी नहीं रह पाए, मकान तो तैयार था। और मिस्टर मलिक की डेथ होने के 3 महीने बाद में सरकार ने भी उनके मकान को वापस दे दिया, इनको लौटा दिया कि हाँ अब आपका मालिकाना हक है वो, क्योंकि रिक्विजिशन कर दिया था, अधिकृत कर लिया था। अब इसमें यानी उसको उन्होंने अपने टेकन ओवर कर दिया था पहले, तो सरकार ने, तो बाद में इनको लौटाया गया। अब क्या हुआ कि 3 महीने बाद में मकान जब लौटाया गया तो इन्होंने शिफ्टिंग का कार्य शुरू किया। मुहूर्त देखा गया कि ऐसा ऑस्पिशियस, ऐसा पवित्र शुभ मुहूर्त हो, तो वो मंडे तय किया गया। कौन सा, मंडे, सोमवार, कि मंडे को हम शिफ्ट होंगे। पुत्र से बात हुई, पुत्र ने कहा ठीक है हम हो जाएंगे, टाइम वगैरह देखा। लेकिन जैसे ही मंडे के दिन वो मॉर्निंग में उठे तो भारी बारिश हो रही थी, हैवी रेन, डाउनपॉर, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कहने का अर्थ है मूसलाधार बारिश। अब वो जा नहीं पाए, तभी पुत्र के ऑफिस जाने का समय हो गया, तो वो ऑफिस चला गया। वापस आए तो शाम तक बारिश हो रही थी, क्या करें, तो कि आज शुभ मुहूर्त है, कैसे भी हो जो हमारी कंपल्सरी नीड्स है वो थिंग्स ले ली जाए, अनिवार्य वस्तुएं ले ली जाए, दूसरा बाद में कर देंगे, लेकिन आज शुभ मुहूर्त में एक बार शिफ्ट हो ही जाए। अपनी कार ली, और उस कार में क्या है कि ये मिस्टर मलिक और मिसेज मलिक एक प्रकार से, अब उन्होंने अपनी जो कार है, एक तो कार ली प्लस एक और टैक्सी की, जिसमें उन्होंने कुछ अनिवार्य सामान तो था वो भरा। अब जब कार जा रही थी ना, तो इसमें देखिए जो कार उनकी जो भी थी, जिस रूप में भी जो भी कार थी, ठीक है, तो कार में क्या है कि जो आगे तो ड्राइवर बैठता ही है, ठीक है, इस रूप में, तो
यहां पे क्या है कि चला कौन रहा है, मिसेज मलिक का बेटा तो चला रहा है गाड़ी, और आपको ध्यान है साइड में सीट जो होती है उसमें वहां पे कौन बैठा है, वहां बैठी है बेटे की पत्नी यानी उसकी पुत्र वधू। अब जनरली हमारे हम देखते हैं कि जब सीनियर वरिष्ठ फैमिली में जो सीनियर है वो उसको हम आगे बैठाते हैं, और जनरली यदि ग्रामीण एरिया में यदि ऐसे नहीं बैठा वो नाराज भी हो जाते हैं कि मेरे को आगे नहीं बिठाया, होता है ना, वो छोटी सी बात, हालांकि आगे बैठो पीछे बैठो है तो गाड़ी के अंदर ही, लेकिन रहता है ऐसा। तो यहाँ पे मिसेज मलिक यहाँ पीछे बैठी है, ठीक है, मिसेज मलिक पीछे बैठी है और पुत्र वधू आगे है, बेटा गाड़ी चला रहा है, और पुत्र और पुत्रवधू जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं, और किसमें, इंग्लिश में, इंग्लिश में बात। अब ये जो भी चीज है ना यहाँ जो घटित हो रही है इंग्लिश में वो बात कर रहे हैं। अब सीधी सी बात है, जब माँ बैठी है तो इंग्लिश में बात करने की कहाँ जरूरत है। तो मिसेज मलिक ने और सब काम किया था लेकिन इंग्लिश नहीं आती थी। देखिए इंग्लिश का इंपॉर्टेंस यहाँ पर भी बता दिया है, इसलिए इंग्लिश आपको भी अच्छी तरह आनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम हो या दूसरे, इंग्लिश आपके सब जगह है। हालांकि हिंदी तो हमारी भाषा है ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी नहीं, हिंदी का महत्व तो है ही, हम कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, हमारी मातृभाषा राष्ट्रभाषा के रूप में भी हिंदी है एक प्रकार से, तो वो तो है ही। लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी है, चाहे आप किसी भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस का कोई भी फील्ड है, तो उसमें आप जाएंगे तो जिसको इंग्लिश आती है, आपके घर पे मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं है और लाइट का बिल आता है और इंग्लिश अच्छी नहीं आएगी, तो वो भी आजकल इंग्लिश में ही आता है। आप कहीं पर भी जाओ, सब्जी का जो साइड में ठेला होता है ना उसका भी बिल आता है, लिखा हुआ तो वो चाहे AALLO, ठीक है ना, कहने का आलू AALLO आलू ऐसे लिखता है, लेकिन लिखा हुआ इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इस बात का ध्यान रखिए, इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। तो यहाँ पे मिसेज मलिक को इंग्लिश नहीं आती थी, इसके अलावा उसको सब काम आते थे, तो वो सोच रही कि क्या बकबक कर रही है ये पुत्रवधू, और यहाँ पर वो उन सपनों में खो गई, पुराने जो भी यादें ताज़ा होने लगी कि किस प्रकार से मकान जब बना तो उसने मेहनत की, किस प्रकार से सर्दी गर्मी बरसात में वो खड़ी रहती थी, धूप में खड़ी रहती थी, भीगती भी थी, भूखे रह करके बिना पानी पिए भी वो रही, और उसने पानी न केवल ईंटें पत्थर उसमें हेल्प की कारीगरों की, कभी कभी उसने स्प्रे पानी का जो छिड़काव होता है वो भी, जो जिसको हम तराई बोलते हैं, वो भी कार्य किया, और साथ ही साथ बहुत सबसे पहले जाना सबसे लास्ट में कि सब कुछ मसाला वगैरह ख़राब तो नहीं हो रहा है, मोटर आदि सब कैसे ठीक है, तो वो सब उसने किया था। तो वो सोच रही है अब क्या हुआ, जो मकान बन गया था रंग रोगन वगैरह इन्होंने करा दिया था, आज क्या हो रहा है, सोमवार के दिन शिफ्टिंग हो रही है, मंडे के दिन, मंडे वॉज द ऑस्पिशियस डे फॉर मलिक फैमिली, तो मलिक परिवार के लिए उस समय ऑस्पिशियस डे था, शुभ दिन था सोमवार, इसलिए वो वहाँ पे शिफ्टिंग का कार्य कर रहे थे। अब उसमें ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जा रहे थे ख्यालों में खोए हुए, तो जो पुत्रवधू हैं वो कांच में देख रही है, साइड में साइड ग्लास होता है उसमें देख रही है अपने आप को, बाल संवार रही है, साथ ही साथ अपनी जो लिपस्टिक है उसको लगा रही है, होठों को कलर कर रही है। तो वो कह रही है कि अब कहाँ जा रहे हैं हम, जाना तो घर ही है, लेकिन आजकल की लड़कियां वास्तव में, कहने का अर्थ आजकल की पुत्रवधूएं बहुत एडवांस, बहुत ही मॉडर्न टाइप की हो गई है, जाना तो घर ही जाकर के सोना है, फिर कहाँ किसको दिखाना है ये, इस टाइप से वो सोच रही है। और फिर क्या हुआ, फिर साथ ही साथ वो विचारों में खोई कि आर्किटेक्ट ने क्या किया था कि उस मकान के अंदर एक ऐसा स्केच बनाया था जिसमें मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई, और मिसेज मलिक मैरून कलर साड़ी पहनती नहीं। तो ऐसी स्थिति में उसने सोचा, पहले तो सोचा कि वो मेरा चित्र बनाया है, क्योंकि वो इस दीवार के सारे जैसे खड़ी होती थी वैसा ही वो चित्र था। आज जब वो जा रहे हैं तो पुत्रवधू के मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई है। अब उसको लगे कहीं उसने मेरे स्थान पे पुत्रवधू का चित्र तो नहीं बनाया है, यदि उसने ऐसा किया है तो मेरे साथ धोखा भी किया, और साथ ही साथ पुत्रवधू को भी मेरी तरह इतना हार्ड वर्कर होना चाहिए। और इस प्रकार से वो कार्य चलता है। फिर जैसे ही वो आगे जाते हैं तो जो उनका मकान है उस मकान का जो भी पोर्शन है उसमें क्या है कि गाड़ी सीधी कार पहुंच जाती है। तो पहुंचती है तो पुत्र और पुत्रवधू पुत्रवधू तो झटके से फाटक खोल के बाहर एकदम जंप करके निकलती है,
जाती है मकान के अंदर और बेटा भी चला जाता है, ठीक है। और जाकर के और वो क्या करते हैं, उनको पुत्रवधू ऑर्डर दे रही है कि ये जो भी वहाँ पे सर्वेंट्स है, नौकर, उनको कि ये सामान निकालो, ये इधर करो, ये इस टाइप से, ये फिर जाती है जो रूम है उसमें स्विच ऑन करती है, लाइट्स वगैरह सब ऑन हो जाती है, वो सब उसमें बिजी हो गए। महागाड़ी के अंदर ही किसी ने ध्यान नहीं दिया, बेटे ने भी नहीं दिया और पुत्रवधू ने भी। अब वो उसको सब देख रही थी। तो ये चीज़ जब हो रही है ना, तो ये जनरेशन गैप देखिए, जो हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग जो है, इनके बीच में संवाद की लैक ऑफ कम्युनिकेशन, संवाद की कमी के कारण इनके बीच में क्या है, आपस में अंडरस्टैंडिंग कम हो गई। इसलिए क्या, ये आपस में जनरेशन गैप हो गया, पीढ़्यांतर हो गया, और उसमें उसके कारण फैमिली में जो भी एक प्रकार से और ये इस टाइप के ऑब्स्टेकल्स आती है, बाधाएं परिवारों में जो भी टूट भी होती है, तो उसका कारण ये है। तो आपसी बातचीत नहीं हो रही। अब इन्होंने क्या किया, ध्यान ही नहीं दिया कि माँ गाड़ी में है। फिर बाद में पुत्र सोता, याद आता है, वो दौड़ के आता है, फाटक खोलता है, तो उस पत्नी मिसेज मलिक जो है, जो उसके बेटे ने दरवाज़ा खोला तो कहा कि बेटा मुझे है वो नींद आ गई थी। हालांकि उसने यूँ ही कहा, नींद कुछ नहीं आ रही थी, उसको बड़ा खराब महसूस हो रहा है कि जिस मकान को लिए वो इतना दिन रात लगी रहती, इतनी मेहनत की, तो इसका ध्यान ही नहीं रखा गया। एंट्री पहले पुत्रवधू, जब पुत्रवधू आई नहीं थी ना, तब उसने मकान शुरू किया था। इस घर में नहीं आई थी, जो भी उसकी शादी भी नहीं हुई थी, तब से काम कर रही थी। और फिर इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में वो लेके जाते हैं, तो वो कहती है कि मेरे को तो अब खाना नहीं खाना है मुझे। हालांकि नौकरों ने खाना परोस दिया था, सर्व कर दिया था टेबल पर, तो उसने कहा मुझे तो नींद आ रही है, मुझे अब सोना है। लेकिन वहाँ पे जो पुत्रवधू है, वो स्केच था, उसके बिल्कुल सहारे जो पिलर लगा हुआ था, उस इसी टाइप से खड़ी थी, मरून कलर की साड़ी, उसमें जैसा स्केच था। अब वो जाती है, तो जैसे ही वो कहती है मुझे नींद आ रही, मुझे तो सोना है, तो पुत्रवधू इशारा करती है कि जो 10x8 रूम है ना, आप उसमें सो जाइए। अच्छा, 10x8 रूम किसके लिए बनाया था? मिसेज मलिक ने किसके लिए बनाया था? फॉर हर मदर इन लॉ, अपनी मदर इन लॉ के लिए बनाया था। लेकिन मदर इन लॉ की तो डेथ हो गई थी, अब खुद बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर उधर पुत्र भी आया, उसने भी हाथ पकड़ के लेके गया कि हाँ ये 10x8 रूम है ना, जो कि उन्होंने कहा था कि बाद में क्या बनाएंगे, स्टोर रूम, आफ्टर हर स्टोर रूम। तो वो तो चली गई थी, उसके लिए यूज हुआ ही नहीं एक दिन। लेकिन अब इसको इस 10x8 में जाना पड़ रहा है, और वो गई। तभी वो पुत्रवधू कहती है कि और तो घर सब बढ़िया है, लेकिन मेरे को थोड़ा स्टोर रूम है वो, उसकी कमी खल रही है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो ये जैसे ही बोला, तो मिसेज मलिक जो थी, वो अपने आप को ऐसे महसूस कर रही है जैसे एक खाली कुएं में डूब रही हो। तो ये चीज़ें क्यों हुई? ये इसलिए कि जिसके लिए, अपनी सास के लिए, मदर इन लॉ के लिए मिसेज मलिक ने सोचा था कि 10x8 रूम हो और बाद में स्टोर रूम यूज़ कर लेंगे, लेकिन वो बाद में खुद के लिए यूज़ हो गया। तो कारण क्या रहा? जनरेशन गैप, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ये ऐसा करके ये पार्ट है वो इस प्रकार से पूरा दिया गया है, बहुत बढ़िया तरीके से है। इसको हम आगे पढ़ते हैं और आप ध्यान देंगे इधर। देखिए, लेखक के बारे में पढ़ा, उसके बाद में अबाउट द लेसन। तो मैंने स्टोरी बताई, उसमें आप देखिए, दिस लेसन इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जनरेशन गैप। ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखनी है। जनरेशन गैप मैंने पहले भी बताया, पीढ़्यांतर जिसको कहते हैं, पीढ़्यांतर। पीढ़्यांतर मतलब हमारी जो पीढ़ियां हैं, कहने का अर्थ है हमारे जो बुजुर्ग हैं, सज्जन है फैमिली में, जैसे आपके चाहे पेरेंट्स तो है ही, लेकिन जो ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ठीक है, तो वो जो चीज़ कहते हैं, हम उनकी एडवाइस, सलाह भी लें और उनका कहना भी माने, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर है, उनको ध्यान है ज़िंदगी का, वो रास्ता वहाँ से पार कर चुके हैं। तो इसलिए आपको उनकी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि वो गलत कभी नहीं कहेंगे, आपको अच्छा ही सजेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे पीढ़्यांतर को बताया गया है, विच इज इमर्जिंग एज ए सीरियस थ्रेट टू आवर सोशल फैब्रिक। सोशल फैब्रिक हमारा सामाजिक ताना बाना, सामाजिक ताना बाना,
यानी हमारा जो सामाजिक एक प्रकार से एक जुड़ाव है, उसके लिए एक प्रकार से गंभीर समस्या उदित हो रही है, बन रही है, इमर्ज हो रही है। क्या? जनरेशन गैप। द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ कॉम्प्लिकेंसी, पॉजिटिवनेस, लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल लव, कि किस प्रकार से आत्मसंतोष, अति आत्मसंतोष, ये जो आत्मसंतोष होता है और अति संतुष्टि, या फिर आपसी समझ की कमी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपसी लेक यानी कमी, उचित समझ की कमी, लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल लव, जो आपसी प्रेम, आपसी जो प्रेम है, एंड केयर और देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल आदि, कैन वाइडन दिस गैप, उस कारण से, इन चीजों के कारण ये गैप, जनरेशन गैप बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है इसको याद रखेंगे आप। जनरेशन गैप क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू, एक तो देखिए कॉम्प्लिसेंसी, पॉजेसिवनेस, लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल लव एंड केयर, ये चीजें वो है जो कि इस गैप को, जनरेशन गैप को बढ़ाने का काम कर रही है। द राइटर वॉइसेज इज ग्रेव कंसर्न, उन्होंने अपने एक गंभीर मुद्दा उठाया है, ग्रेव यानी गंभीर, ओवर द ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ इल ट्रीटिंग, एक प्रकार से अच्छा व्यवहार न करना, इल ट्रीटिंग, एक प्रकार से अच्छा व्यवहार नहीं, अच्छी तरह से देखभाल नहीं, किसकी? वंस ओन पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स की और ग्रैंड पेरेंट्स की, माता पिता की और दादा दादी वगैरह सब जो भी है, उनकी अच्छी तरीके से केयर न करना और उनसे किसी प्रकार की सलाह न लेना, उनको कुछ पूछना नहीं, बिना पूछे कार्य करना, ये सब चीज़ें हैं जिस कारण से पीढ़्यांतर बढ़ रहा है, हमारे समाज में टूट हो रही है, परिवारों में विखंडन हो रहा है। बाय द मॉडर्न फैशनेबल सोसाइटी, जो आधुनिक, जो हम जिसको कहते हैं फैशन से भरा हुआ जो समाज, तो इस समाज में, आधुनिक समाज में ये पीढ़्यांतर बढ़ रहा है। इट इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी रिटन इन ए सैटारिकल वे, हमारे थॉट प्रोवोकिंग, हमारे विचारों को उद्वेलित करने वाली, जिसको कि सैटारिकल वे का अर्थ है, सैटारिकल वे, तो इन्होंने व्यंग्यात्मक, सैटारिकल यानी व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक दृष्टि, एक व्यंग्य कसा एक प्रकार से, कि किस प्रकार से हम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और जो मॉडर्न एज है, मॉडर्न जो हमारी जनरेशन है, इनमें आपस में किस प्रकार से लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, समझ की कमी है, आपसी जो तालमेल की कमी है। कारण क्या है? कारण है कि एक दूसरे का रेस्पेक्ट न करना। नई पीढ़ी सोचती है कि बुजुर्गों को क्या पूछा जाए, ये सोचते हैं। अब यदि वो पुत्र वधू के रूप में उसने यदि ऐसा नहीं सोचा होता, उसने पहले से कि हाँ 10 बाई 8 का कमरा होना चाहिए, बाद में स्टोर रूम बना देंगे, तो इस टाइप का सोचना तो उससे, उसके लिए तो नहीं बना, खुद के लिए बन गया। अच्छा, पुत्र वधू ने भी क्या है कि सास को बिल्कुल पूछा नहीं, तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी और फिर वो भी सास बनेगी, बहू भी सास बनेगी, तो ये चीज़ें सब, दोनों चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, तभी जाकर के ये जो मामले हैं हमारे समाज को यदि टूटने से रोकना है तो ये चीज़ें तो रखनी पड़ेगी। परिवार जब टूटता है ना, देखो कोई आज की स्थिति में ये देखा जाए, कुछ जो पारिवारिक चीज़ें होती हैं, तो एक तो बुजुर्गों का हम मान सम्मान तो करें ही, देख रेख भी करें, प्लस उनसे सलाह मशवरा जरूर करें और उनको पूरा रेस्पेक्ट दें, ये तो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है। प्लस कई बार क्या होता है कि जैसे फैमिली में जिस प्रकार से इस प्रकार टूट हो रही है ना, उसमें डिसीजन जो होते हैं हमारे, तो वो गलत डिसीजन हो जाते हैं, इस कारण से चीज़ें होती है, तो थोड़ा ये ध्यान रखने की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। तो हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, दिस रूम माइट बी 10 बाई 8, मिसेज मलिक पॉइंटिंग टू अ स्क्वायर, जो स्क्वायर रूप में था,
इन द ड्राफ्ट प्लान, जो भी उनका नक्शा था, ड्राफ्ट प्लान जो भी था, उस नक्शे को लाइंग जो कि पड़ा हुआ है ऑन द टेबल पर। मिसेज मलिक कह रही है कि ये जो रूम है अवश्य ही 10 बाई 8 का होना चाहिए। सामने नक्शा है, पाठ हमने इसकी शुरुआत हो रही है, स्टोरी आगे बता दी आपको, फिर हम शुरू कर रहे हैं इसमें। तो टेबल पर पड़ा हुआ नक्शा, उसके ड्राफ्ट प्लान जो है, उस नक्शे को देखते हुए मिसेज मलिक जो कह रही है, किसको कह रही है? आर्किटेक्ट को कह रही है। बिफोर देम क्या है? टेबल पर पड़ा हुआ ड्राफ्ट प्लान, नक्शा जो है। तो कह रही है कि इसकी साइज, वो बता रही कि ये जो कमरा है ना, इसकी साइज 10 बाई 8 होनी चाहिए। इट वॉज द थर्ड टाइम, पहले आपको बताया कि ये तीसरी बार बता रही है, दैट शी हैड मेड दिस सजेशन, उसने ये सुझाव दिया था, तीसरी बार सुझाव दिया कि ये जो है कमरा 10 बाई 8 का होना चाहिए। इट सीम्ड इट डिड नॉट रजिस्टर ऑन ईदर हर हस्बैंड, ऐसा लग रहा है कि यहाँ रजिस्टर का अर्थ है ध्यान देने से। ऐसा लग रहा था कि उसके पति ने, हस्बैंड ने और आर्किटेक्ट ने, जो वास्तुशिल्पी था, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, उसकी बात को सुना नहीं था एक प्रकार से। तो एंगेज यानी जो भी उन्होंने एक प्रकार से हायर किया है, कहने का अर्थ जो भी मकान का कार्य करेगा, एक प्रकार से एम्प्लॉय किया है, तो वो जो एंगेज किया है उस आर्किटेक्ट को बताते हुए टू डिज़ाइन द हाउस, कि जो घर का डिज़ाइन करेगा, इसका निर्माण करेगा, उसको वो बताते हुए कह रहे हैं कि किस प्रकार से इस रूम की साइज जो है 10 बाई 8 होनी चाहिए, ये उसमें बात कही। और शायद पति और उधर जो आर्किटेक्ट है, वास्तुशिल्पी है, शायद उसने ध्यान दिया नहीं, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन आगे क्या होता है? द मलिक्स वर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। मलिक परिवार, मैंने पहले आपको बताया कि वो अपना घर दिल्ली में बनाने का प्लान बना रहे, कि अपना प्लॉट तो था उनके पास, तो मकान बनाने की सोच रहे हैं। दे हैड परचेज्ड ए प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम अगो। देखिए उन्होंने क्या किया था? दे हैड परचेज, उन्होंने खरीदा था, परचेज खरीदा था, प्लॉट, जो भी मकान का जो निर्माण करने से पहले हमारे को जमीन चाहिए होती है, मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी, बहुत ही आलीशान कॉलोनी में उन्होंने ये प्लॉट लिया था। और नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, अब उनकी वापस पोस्टिंग का हुई है, उनका स्थानांतरण जो है, उनकी जो नियुक्ति है वो कहाँ हो गई है? वापस बैक इन दिल्ली, दिल्ली में वापस हो गई है, पहले बार थे। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दे माइट एज वेल एज हैव द हाउस बिल्ट, कि प्लॉट है तो फिर घर भी बना दे, अपने प्लॉट तो पड़ा ही है तो मकान बना दिया जाए, ताकि रेंट पे ना रहना पड़े, किराए पे रहना नहीं पड़े। ऐसा सोच करके मलिक फैमिली आगे बढ़ी। अब क्या हुआ देखिए, इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स, इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स यानी मन ही मन में, मन ही मन में, मिसेज मलिक ऑल्सो डिसाइडेड, मिसेज मलिक ने भी ये तय किया, डिसाइड किया, डिटरमाइन किया एक प्रकार से, दैट आफ्टर द कंप्लीशन यानी पूर्ण होने के बाद में, फिनिश हो जाने के बाद में, ऑफ द हाउस, की जब घर बन जाए, पूरा निर्माण हो जाए, शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, कि यदि घर बन जाएगा तो उसके बाद में वो दिल्ली में ही रहेगी। मिसेज मलिक सोच रही है, इवन इफ हर हस्बैंड, मान लीजिए हस्बैंड की क्या, वॉज ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन, मान लीजिए हस्बैंड की ट्रांसफर, स्थानांतरण दूसरे स्टेशन यानी दिल्ली से बाहर हो जाता है, तो भी वो तो दिल्ली में ही रहेगी क्योंकि खुद का घर है। इस प्रकार से उसने सोचा। शी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको याद भी कर लेना, सिक ऑफ देयर पोस्टिंग यानी ट्रांसफर जो है, सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स, उनकी पोस्टिंग, उनका बार बार स्थानांतरण होता रहता था, और वो उसके लिए, इनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। इसको लेकर के प्रश्न बोर्ड में पूछा गया है। एवरी अदर ईयर दे वर मूव टू अ न्यू प्लेस, क्योंकि हर साल ट्रांसफर होता था तो उनको जाना पड़ता था, मकान खाली करना और बच्चों के जो भी टीसी वगैरह कटा के दूसरे शहर, ये तो हमेशा की समस्या। और ये हर साल यदि हो, एवरी ईयर हो, तो सीधी सी बात है, हर पहला दूसरा साल, एवरी अदर ईयर, कभी एक साल में, कभी 2 साल में, 1.5 साल, इस टाइप से, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी उनके लिए। तो ये तो उनके लिए समस्या थी। बढ़ते हैं आगे।
नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्राउंड अप, अब बच्चे बड़े हो गए, ग्राउंड अप एक प्रकार से बड़े हो गए, कहने का अर्थ वयस्क हो गए, बड़े हो गए। इट वॉज नॉट डिजायरेबल, अब ये ठीक नहीं था, उचित नहीं था, टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, अब ये भी उचित नहीं था कि बार बार बच्चों का स्कूल चेंज किया जाए, क्योंकि स्कूल चेंज करने से, बार बार स्कूल चेंज करने से बच्चे को वापस एडजस्ट होने में टाइम लगता है, उसका फ्रेंड सर्कल है, दूसरी चीज़ें, एटमॉस्फेयर, सब कुछ चीज़ें, तो उसको काफ़ी परेशानी होती है। मिसेज मलिक सेड, मिसेज मलिक ने कहा कि इफ़ ही मस्ट मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, यदि संभव हुआ मकान बन जाए, मकान बन जाए तो उसके बाद में तो क्या है कि हम तो यहाँ रह लेंगे दिल्ली में और मलिक साहब है वो अकेले चले जाएंगे, फिर वापस उनका ट्रांसफ़र होगा तो वापस यहाँ आ जाएंगे। इस प्रकार से उसने सोचा है, अलोन यानी अकेला। सी वुड सेटल डाउन परमानेंटली यानी स्थायी रूप से, सेटल यानी बस जाना, सेटल डाउन बस जाना, रहना, इन दिल्ली की वो तो विथ द चिल्ड्रन, वो तो बच्चों के साथ परमानेंटली दिल्ली में स्थित रहेगी, वहीं पे रहेगी, और ट्रांसफ़र होता है तो मिस्टर मलिक अकेले चले जाएंगे। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ, अब देखिए शुरू में मदर इन लॉ है और मदर इन लॉ थी फॉर कंपनी, तो कंपनी यानी साथ, संगति, कहने का अर्थ उनके लिए साथ में देख रखा आदि, उसमें तो मदर इन लॉ है ही, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, मदर इन लॉ साथ में है और चिंता की कोई बात नहीं है। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और इसको लेकर के मिस्टर मलिक को कोई आपत्ति, उनका प्रोटेस्ट नहीं था। ऑब्जेक्शन, प्रोटेस्ट, विरोध, आपत्ति, तो मिस्टर मलिक को भी ये आपत्ति नहीं थी कि चलो ठीक है, मैं तो जैसे तैसे एडजस्ट कर लूँगा। ये बात हुई। दिस रूम माइट बी 10x8, मिसेज मलिक रिपीटेड, दोहराया। वापस मिसेज मलिक बोली कि ये जो रूम है 10x8 का होना चाहिए। हर हस्बैंड वाज अटेंडिंग टू ए टेलीफोन कॉल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो टेलीफोन पर बात कर रहे थे। इन एडजेसेंट रूम, एडजेसेंट मीन्स नियर, नेक्स्ट टू, जो पास वाला, बिल्कुल पास वाला रूम कि जो पास का जो कमरा है वहां पे वो बात कर रहे थे। बट दिस इज ए स्टोर। अब मिस्टर मलिक तो फोन पे बात कर रहे हैं, मिसेज मलिक बात कर रही है किससे? द आर्किटेक्ट, इस शिल्पी से, इस नक्शा नवीस से बात कर रही है। तो उस नक्शा नवीस ने कहा कि ये रूम नहीं, ये तो स्टोर है, 10x8 ये तो स्टोर। एक्सप्लेन टू मिसेज मलिक, उसने मिसेज मलिक को बताया। तो उसने, मिसेज मलिक ने कहा यस बट आई थॉट, हाँ है तो स्टोर, लेकिन मैंने सोचा है कि इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम। कि स्टोर तो आप कह रहे हो, लेकिन मैंने सोचा है कि मेरी मदर इन लॉ के लिए रूम ठीक रहेगा। एंड आफ्टर हर, यहीं पे गड़बड़ है। क्या? आफ्टर हर, उसने कहा। अब ये चीज जब कहना किसी के समक्ष व्यक्त करते हैं ना, जब एक पुत्र वधू व्यक्त करे कि मेरी सास जाएगी उसके बाद में, तो पहले से इस टाइप से उनके बारे में कहना थोड़ा उचित नहीं होता है। सीधी जाना तो सबको है, सीधी सी बात, लेकिन ये कहना उचित नहीं होता। जबकि उसने कहा कि आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम। मिसेज मलिक बोली कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो चली जाएगी, कहने का अर्थ है आफ्टर मतलब उनकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद में हम इसको स्टोर रूम के रूप में यूज करेंगे। कह तो दिया, लेकिन वैसे देखा जाए ये उचित नहीं था। इसीलिए जनरेशन गैप की बात कही है इस पार्ट में कि किस प्रकार से इसमें जनरेशन गैप को लेकर के, पीढ़्यांतर को लेकर के, तो इस रूप में ये हमने इसको पढ़ा। तो किस प्रकार से शुरू से लास्ट तक। अब इसमें जो भी नेक्स्ट का होगा उसमें देखिए कि हम अगली क्लास होगी उसमें लेंगे। आज जो वर्ड्स को लेकर के था तो मैं अभी आपको वापस थोड़ा बता देता हूँ। कुछ चीज़ें थी तो भूल गए थे आप। देखिए सॉल्ट को लेकर के मैंने पूछा था नमक, सॉल्ट यानी प्रकार, तरह, ये थे। और एक था मृग तृष्णा,
मृग तृष्णा जो है, मृग तृष्णा जो थी उसको लेकर थे मिराज। एक तो ये शब्द था, एक था पहाड़, उसके लिए माउंटेन। ये जो वर्ड्स पूछे थे ना, शॉर्ट नमक, शॉर्ट यानी प्रकार, मृग तृष्णा यानी मिराज, पहाड़, माउंटेन, ये जो पहले थे उनके उत्तर बताए। और आज के लिए जो नए शब्द हैं वो उसमें आपको मैं बता देता हूं कि सामान्य बिल्कुल हम जनरली तौर पे इसको लेते हैं, जो भी हमारे पाठ आदि से संबंधित हो, कि किस प्रकार से पानी छिड़कना, और दूसरा है पानी, केवल पानी। इंग्लिश में जो हम ले रहे हैं उसमें देखिए टाइप, टॉप, ठीक है। ये वर्ड्स पूरे विश्वास से कह सकता हूँ पाठ आपने समझा ही है, बहुत अच्छी स्टोरी है। और आगे की जो है पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।